विधवा का दर्द। रात के घनघोर अंधेरे में ख्यालों में खोई खोई ही उसे न जाने कब गहरी नींद ने अपने आगोश में ले लिया। अचानक अनजाने हाथ उसकी ओर बढ़ने लगे। तभी अचानक किसी ने उसे कसकर जकड़ लिया। वो एकदम से नींद से जागी और चेहरे पर पसीना उसकी घबराहट को साफ बयां कर रहा था। उठकर पानी पिया, लेकिन अब नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो खुद को जितना छिपाने की कोशिश करती, उसकी खूबसूरती उतनी ही उसकी मुश्किलों में इजाफा कर देती। माँ की इस विवशता से नीलिमा और अवनी अच्छी तरह वाकिफ थी, मगर वे लोगों के मुंह पर ताला नहीं लगा सकती थी और न ही समाज की सोच को बदल सकती थी। मीनाक्षी को अपने माथे की बिंदिया, आग का गोला और पाँव की पाजेब बिच्छू के डंक के समान दर्द देती। एक विधवा के लिए इन चीजों का औचित्य ही क्या, मगर अपने बच्चों को पालने और पर समाज की प्रदूषित नजरों से तथा दफ्तर के दायरे में आने वाली भूखी लालायित आंखों से कन्नी काटने के लिए मीनाक्षी को यह सुहाग की निशानियां धारण करनी पड़ती थी। एक विधवा के लिए उसका विधवा होना अभिशाप है, मगर उससे भी बड़ा अभिशाप है उसका सुंदर होना, और यही अभिशाप ईश्वर ने मीनाक्षी को दिया था। कंधे पर पर्स टांगे मीनाक्षी ने दफ्तर में प्रवेश किया। तब उसके साथी कर्मचारी सारे आ चुके थे। अभी मीनाक्षी अपनी कुर्सी पर बैठी ही थी कि बगल की कुर्सी से मिस्टर थापर उठकर उसके पास आए और उसकी टेबल पर कोहनी के बल हाथ रखकर खड़े होकर मंद मंद मुस्कुराते हुए मीनाक्षी से बोले, हेलो मीनाक्षी। ओह सॉरी मिसेज मीनाक्षी, आज आप कुछ लेट नहीं हो गई? जी घर पर कुछ मेहमान आ गए थे। मीनाक्षी उसकी तरफ देखे बिना ही बोली, आपने बताया कि आपके पति दिल्ली सर्विस में हैं, मगर आप उनके पास क्यों नहीं जाती? देखिए, यह मेरा पर्सनल मामला है। हाँ भाई, मगर पर्सनल मामला है। हाँ भाई, मगर एक बात तो मैं भी आज कहूँगा। कौन सी बात? आप बला की खूबसूरत हैं। यदि आप शादीशुदा नहीं होती तो आपके शौहर होने का पहला हक हमारा ही होता। आप मुझे काम करने दें थापर साहब। मीनाक्षी ने उसे झिड़की दी तो वह सक पकाकर अपनी कुर्सी पर जा बैठा, मगर मीनाक्षी को उसकी आंखों में तैरती हवस की आग साफ दिखाई दी। मीनाक्षी का मन रोज इसी तरह जवाब देते देते उकता गया था, मगर अपनी बेटियों की परवरिश की खातिर वह इतनी अच्छी नौकरी छोड़ भी तो नहीं सकती थी। विधवा की तरह सुनी मांग और माथा लिए एक अन्य दफ्तर में नौकरी के लिए आवेदन देने गई तो वहां के जनरल मैनेजर ने उसे सिर से पांव तक निहारने के बाद कहा, मैं तुम्हें अपनी पर्सनल सेक्रेटरी की नौकरी दे सकता हूँ, मगर तुम्हें कभी कभी मेरे साथ बाहर भी जाना होगा। तुम समझ सकती हो, तुम जो चाहो वेतन ले सकती हो। मुझे अपनी इज्जत नौकरी से ज्यादा पसंद है जी। मीनाक्षी यह कहकर पलटकर उसके कैबिन से जाने लगी, मगर मैनेजर ने उसे रोक कर कहा, ठहरो, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, तुम्हें नौकरी की सख्त आवश्यकता है। इस बला की खूबसूरती पर वे धन्य का श्राप तुम्हें कहीं भी इज्जत की नौकरी नहीं करने देगा। इसलिए मेरी बात मानो, यह नौकरी कर लो। क्षमा कीजिएगा श्रीमान, यदि मेरी सुंदरता मेरी बच्चियों के भविष्य के आड़े आएगी तो मैं इसे तेजाब से फूंक कर ईंटों के भट्टे पर बिगारी कर लूंगी। मीनाक्षी इतना कहकर एक झटके से बाहर चली गई, लेकिन तब उसे एहसास हुआ कि पति भले ही अपनी पत्नी को शराब पीकर मारे या उसका जीवन नरक से भी ज्यादा भयावह बना दे, मगर उसके होने से जो सुहाग के प्रतीक औरत से जुड़े होते हैं, असल में वो उस औरत के सुरक्षा कवच होते हैं। वरना समाज में भटकते वासना के पुतले उस औरत को औरत भी न रहने दे। तब मीनाक्षी ने विधवा होते हुए भी सुहाग के प्रतीकों को सुरक्षा कवच मानकर अपना लिया। मीनाक्षी ने दिमाग को एक झटका देकर पुरानी बातों को बिसारा और फाइलों में मगन हो गई। शाम को कंपनी का बॉस उसके समीप आकर बोला, आज शाम को फ्री हो क्या मीनाक्षी? क्यों सर?
मीनाक्षी ने पूछा। आज तुम्हारे साथ किसी शानदार होटल में डिनर लेने का मूड है हमारा। क्षमा कीजिए सर, मेरे पति दिल्ली से आए हुए हैं। आज मैं और मेरा परिवार उनके साथ ही अपना समय बिताएंगे। मीनाक्षी सक पकाकर बोली। अच्छा, तो कल या परसों? बॉस ने पूछा। नो सर, पहली बात मैं होटलों में जाती नहीं, दूसरी मेरी बच्चियों के एग्ज़ाम हैं, उनके साथ मेरा घर होना जरूरी है। मीनाक्षी ने अपना पर्स उठाकर कुर्सी से उठते हुए कहा तो बॉस अपना सा मुंह लेकर रह गया। मीनाक्षी अभी अपने घर से कुछ कदमों के फासले पर ही थी। कॉलोनी में रहने वाली एक अधेड़ उम्र की महिला शीला मौसी उसे रोकती हुई बोली। कहाँ से आ रही हो मीनाक्षी? दफ्तर से आ रही हूँ मौसी, मीनाक्षी मीठे स्वर में बोली। यह तुम जो सिंगार पट्टे करके दफ्तर जाती हो तुम्हें शोभा नहीं देता? आखिर तुम्हारे पति को गुजरे अभी समय ही कितना हुआ है मीनाक्षी? कहीं ऐसा तो नहीं कि दफ्तर में तुम किसी? शीला मौसी के अधूरे वाक्य का आशय समझते ही मीनाक्षी तेजी से अपने घर की ओर दौड़ पड़ी। वह सीधी अपने कमरे में पहुंची और बिलक बिलक कर रोने लगी। नीलिमा और अवनी ने जब अपनी माँ को इस हालत में पाया तो वह दौड़कर उनके पास पहुंची। अवनी मीनाक्षी के कंधे पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हैं? हाँ माँ, बताओ तो सही, किसी ने आपसे कुछ कहा है क्या? नीलिमा भी चिंतित स्वर में बोली। मगर मीनाक्षी तब तक रोती रही जब तक कि उसके आंसू खुद ही नहीं थम गए। अवनी ने भी उसे जी हल्का करने के लिए रोने दिया। फिर नीलिमा ने एक गिलास पानी मीनाक्षी की ओर बढ़ाकर बोली, माँ, अब हम बच्ची नहीं हैं जो इस रोने का कारण नहीं समझे। जो कुछ शीला मौसी ने आपसे कहा वह तो हम रोज ही सुनते हैं, मगर हमने कभी इसका आपसे जिक्र नहीं किया। हाँ माँ, दुनिया जो कहती है उसे कहने दे। आपके आंसू उसकी जुबान पर ताला नहीं लगा सकते। अलबत्ता हमारी जिंदगी और हमारे भविष्य पर ग्रहण जरूर लगा देंगे। ये माथे की बिंदिया और पाजेब सुहागिनों के लिए सुहाग चिन्ह होते होंगे, मगर हाँ माँ, ये हमारे लिए और इस परिवार के लिए हमारा सुरक्षा कवच है। तुम इन्हें अपने से कभी अलग मत होने देना, नहीं तो हमें लगेगा कि हमने सचमुच अपने पापा को खो दिया है। मीनाक्षी की आंखें फिर भर आई, लेकिन बेटियों से मिले सबल ने उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया और अब उसने मन ही मन समाज में हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करने का संकल्प लिया।